नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रोफेसर पर। आज के एनसीईआरटी सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का अध्याय नंबर 5 यानी कि चैप्टर नंबर 5। अगर आप इसके पहले के चैप्टर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, आप उनको जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जीके और जीएस पूछा जाता है तो उस जीके और जीएस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी बहुत ही आवश्यक है। और साथ में एनसीईआरटी से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और आप अपना पेपर अच्छा कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और इसका जो हमारा टॉपिक है आज का, अध्याय नंबर 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो यहाँ पर स्टोरी देखिए कहाँ से स्टार्ट होती है। जब संकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुँचना चाहते थे। संकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उनके नाना नानी ने उसे जल्दी से समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों को चुनाव करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कहानी हमारी क्या है। कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमें अध्याय 4 में यह पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में आप लोगों को बताया था कि पहले क्या होते थे, जो जन लोग होते थे वो सभाएं किया करते थे। उन सभाओं में युद्धों से संबंधित बातें होती थी, शांति से संबंधित चर्चाएं होती थी, और उन्हीं सभाओं में जो सबसे ज़्यादा कुशल और जो सबसे ज़्यादा योद्धा होता था उसी को वो अपना शासक चुन लेते थे और उसी के आधार पर वो सारी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, यहाँ पर क्या हुआ कि जो राजा बनने की जो पहले की जो परंपराएं थी, जो पहले के सिस्टम से, उनमें कुछ बदलाव देखने को मिलते गए, कुछ परिवर्तन देखने को मिले। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े की जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा था वो बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बस इतना होता था कि वो यज्ञ में बैठकर पूरी प्रक्रिया को देखेंगे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष और वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो ऐसी कुछ प्रथाएं पहले रहा करती थी। जो पुरोहित लोग हुआ करते थे, जैसे आजकल ब्राह्मण होते हैं, तो जिन्हें लोग जो पुरोहित हैं वो शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल ही नहीं किया जाता था। तो ये कुछ भेदभाव वहाँ पर देखने को मिलते थे। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर शब्द वर्ण क्या है। इस समय उत्तर भारत में, खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में, कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। तो जैसे कि सभी को मैंने बताया था पिछले अध्याय में कि जो ऋग्वेद की जो रचना है वो लगभग 3500 साल पहले हुई थी। उसके बाद और भी कई सारे ग्रंथ यहाँ पर रचे गए जिन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय राजा में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों था, जिसे क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर था विश्व या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। देखिए, जो हमारे
ब्राह्मण हुआ करते थे वो तो यज्ञ करवाते ही थे, और जो क्षत्रिय, उसके अलावा जो क्षत्रिय और वैश्य थे, इन दोनों को भी यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम जो स्थान था वो शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो यहाँ पर बहुत ही जटिल व्यवस्था हुआ करती थी कि जो वेदों का अध्ययन है, जैसे आजकल अगर आप शिक्षा लेना चाहते हैं तो कोई है, आप महिला पुरुष कोई भी व्यक्ति हैं, आपको शिक्षा लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। महिलाओं को और शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण की होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो महाद्वीप था, इसके जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, यहाँ पर क्या थी, सामाजिक जो आर्थिक असमानता जो उसमें उत्तर भारत में फैली हुई थी, वो यहाँ पर कुछ कम देखने को मिलती थी, और यहाँ पर जो पुरोहितों का प्रभाव है वो भी बहुत सीमित था। आगे हम आते हैं, अब जनपद के बारे में यहाँ पर देखते हैं। महायज्ञों को करने वाला जो राजा था, अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। पहले क्या थे, वो छोटे छोटे जो है एरिया होते थे, उनके राजा हुआ करते थे। कुछ जन लोग मिलकर एक अपना प्रतिनिधि चुन लेते थे। जन माने कुछ मनुष्य जो अपना प्रतिनिधि चुन लेते थे और वो राजा के तौर पर काम करता था। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होने लगा, अब जन के राजा न होकर वो जनपदों के राजा माने जाने लगे। मतलब छोटे छोटे जन मिलकर कई सारे जनपद बनाने लगे और उन जनपदों के एक राजा होने लगे। जनपद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद जो कि मानचित्र में आपको दिखाए गए हैं, जो अभी आगे देखने को आपको मिलेंगे। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों का पालन करते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक चित्र यहाँ पर दिख रहा होगा। इस चित्र को आप देख सकते हैं। चित्रित धूसर पात्र है ये। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता होगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर महाजनपद की बात करते हैं। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को भी दिखाया गया है। ठीक है, अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है जनपद और महाजनपद सारी की सारी। देखिए, कौशाम्बी, अवंती, कौशल, हस्तिनापुर, पांचाल, और ये आपके यहाँ पर दिखाए गए हैं यहाँ पर। तो ये जो मानचित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर महाजनपद, ठीक है, जनपद और प्रमुख महाजनपद इस पर दिखाए गए। तो पहले क्या हुआ, पहले जन हुआ करते थे। जन के जो हेड थे उन्हीं को वहाँ पर वो बना देते थे। फिर उसके बाद राजा का जो सिस्टम था वो चेंज होता गया। फिर जनपदों से महाजनपद होने लगे और उन महाजनपद छोटे छोटे जनपदों से मिलकर महाजनपद बनने लगे। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें परिवर्तित होती चली गईं। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों क्या, अब देखा था कि यहाँ पर क्या होते थे, जो अपनी राजधानी है उसको चारों तरफ किलेबंदी की जाती थी। अब कहा जाता है कि शायद ऐसा इसलिए किया जाता हो कि अन्य राजाओं के जो आक्रमण से बचने के लिए ऐसा किया जाता होगा। ठीक है, और साथ में अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी इससे आसान हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे।
देखिए पहले क्या होता था, जैसे मैंने बताया पिछले अध्याय में कि राजा लोग सेना नहीं रखते थे, उनकी कोई स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। वही जो जन लोग हुआ करते थे वही अपने से जो सबसे कुशल योद्धा होता था उसे अपना प्रतिनिधि मान लेते थे और सब लोग उस लड़ाई में भाग लिया करते थे। लेकिन यहाँ अब क्या होने लगा, जैसे जैसे महाजनपद जनपद से महाजनपदों का निर्माण होता गया, अब राजा लोगों ने एक सेना रखना स्टार्ट कर दिया। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में अध्याय 8 में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंटों की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 25 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से और कितनी मजबूती से ये दीवारें बनाई जाती थी, चारों तरफ इन दीवारों से घेरा जाता था और कितनी इसमें मेहनत लगती थी, कितना श्रम लगता होगा, ये आप यहाँ पर इससे अंदाजा लगा सकते हैं। कर महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। अब क्या हुआ, जैसे जैसे महाजनपद बनते चले गए तो वहाँ पर राजा जो थे वो एक विशाल किले बनवाने लगे, मतलब रहने के लिए एक अच्छा अपने लिए आवास बनाने लगे, बहुत बड़ी सेना वो रखने लगे। और इसके लिए क्या हुआ, उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। अब यहाँ पर पहले क्या होता था, पहले जो मैंने जन की बात की थी, जन लोग क्या करते थे, अपने में से एक राजा को चुन लेते थे और वही लोग यहाँ पर युद्ध में लड़ाइयाँ किया करते थे। और वो जो जन लोग हुआ करते थे वो राजा उनसे कोई कर नहीं लेते थे, वही अपनी स्वेच्छा से जो भी उपहार दिया करते थे उसी से राजा की ज़िंदगी चलती रहती थी। ना ही उनके लिए कोई स्पेशल विशाल महल हुआ करते थे, ऐसी कुछ पहले व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी, वो एक सामान्य जन की तरह ही रहते थे। और लेकिन अब क्या होने लगा, राजा जैसे जैसे महाजनपदों में कन्वर्ट हुआ जनपद, तो उसमें राजा जो है विशाल किलों में रहने लगे, बड़ी सेनाएं रखने लगे और इन सब चीज़ों की वजह से उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी और इसके लिए कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। तो इसलिए इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए अब वो दूसरों के उपहार पर डिपेंड नहीं रह सकते थे। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने अब क्या किया, कर वसूलना स्टार्ट कर दिया था। अब कर किस तरह के लगाए जाते थे, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका मैंने एग्जाम में कई बार देखा है कि भाग के रूप में उपज का कितना हिस्सा लिया जाता था, तो 1/6वां हिस्सा भाग के रूप में लिया जाता था। कारीगरों के भी ऊपर कर लगाए गए जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर लोहार या सुनार को राजा के लिए 1 महीने के 1 दिन काम करना पड़ता था। तो कारीगरों से क्या होता था, जैसे मान लीजिए अगर आपका किसानों का कर है तो उनका 1/6 हिस्सा उपज का ले लिया जाता था। कारीगरों को कैसे लगाया जाता था कि उनके साथ ऐसा किया जाता था कि अगर कोई कुछ बुनकर लोहार या सुनार है तो वो उसके कर इस तरह से लगाए जाते थे कि उसे 1 दिन महीने में राजा के यहाँ भी ये सारे कार्य करने पड़ेंगे जो ज़रूरत के उनके यहाँ कार्य होंगे। पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आगेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती होंगी। तो इस तरह से यहाँ पर कर लगाए जाने लगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, कृषि में कैसे परिवर्तन हुआ इसके बारे में जानेंगे। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, यानी लोगों ने लोहे का आविष्कार सीख लिया, लोहे जान गए लोग। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के लिए के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी क्या हो गई, बढ़ गई। इसमें कमर तोड़ परिश्रम भी लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर किया करते थे। आगे बढ़ते हैं, अब सूक्ष्म निरीक्षण देख लेते हैं। मगध, जैसे मैंने बताया वहाँ पर जो कुछ महाजनपद का निर्माण हुआ तो उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो महाजनपद था वो था मगध, जो कि मानचित्र में आप इसकी लोकेशन ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर मगध आप देखेंगे, मानचित्र में दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पर मगध कहाँ पे है, ठीक है, आप लोग हमें देख के बताइए। तो मगध आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये है आपका यहाँ पर मगध, ठीक है। ये आधुनिक बिहार के आसपास का जो एरिया है उसे मगध कहा जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं मगध के बारे में जो बताया गया है वो भी जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदी जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। ये यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ, रथ बनाने की लकड़ी आदि मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थीं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक जिनका नाम था बिम्बिसार और अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों की जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद
एक महत्वपूर्ण शासक से जिन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह यानी कि आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जिसे आज का पटना बोलते हैं, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब आ जाते हैं, अभी हमने मगध के बारे में देखा, अब थोड़ा सा वज्र के बारे में देखते हैं। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्र राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। अब देखिए, मगध में क्या था, एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था, एक शक्तिशाली राज था, उसका एक राजा हुआ करता था और उसी से सारा का सारा नियंत्रण होता था। लेकिन जहाँ वज्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ी सी चीज़ें चेंज थी। अब यहाँ क्या चेंज थी उनके बारे में जानते हैं। इसमें क्या था, अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। अब देखिए, गण और संघ, इसी में गौतम बुद्ध और महावीर का गण और संघ, इन्हीं में गौतम बुद्ध और महावीर का जन्म हुआ है। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। अब देखिए, गण में क्या होता था, गण या संघ में कई सारे शासक हुआ करते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। वे सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए क्या करते थे, वे सब लोग मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध, अब वही बात की जा रही, बुद्ध और महावीर, जिनके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें वज्र संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। यानी कि जो वर्णन हमने अभी ऊपर देखा, ये कहाँ से लिया गया है, दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा अजातशत्रु और वज्र संघ के बारे में देख लेते हैं। अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने, अब देखिए मैंने बताया था कि अजातशत्रु और बिम्बिसार जो कि मगध के एक महान शासक हुआ करते थे, तो उन्हीं के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा, क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नत करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उनके बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांव में चत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो यहाँ पर बात की जा रही कि कई सारे राजा ऐसे हुए जो उनको जीतना चाहते थे। कई सारे राजा हुए, लेकिन तब भी उनका जो शासन है गढ़ और संघ का, वो लगभग 1500 साल तक चलता रहा। ठीक है, उसके बाद गुप्त शासकों ने क्या किया, गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उसे अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में हम अगले अध्याय में यहाँ पर पढ़ेंगे। अब अन्यत्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढें। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। तो ये 25 साल पहले ही एथेंस के लोगों ने ऐसा कर लिया था। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इन सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का जो अध्याय है इस तरह से यहाँ पर ख़त्म होता है और इसी तरह से ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसे जरूर लाइक करें। मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।